बेटा हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट शुरू करा था और एनिमल हस्बेंड्री में आपको हमने ये बता दिया था कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है और एनिमल हस्बेंड्री की नीड क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ ब्रीड्स भी पढ़ ली थी कि ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं, काऊ की और बफेलो की। और हम लोग कैटल फार्मिंग पढ़ रहे हैं और कैटल फार्मिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रीड्स कौन कौन सी होती है। इंडिजिनस ब्रीड्स जिसको इंडियन ब्रीड्स कहते हैं और फॉरेन ब्रीड्स जिसको कि फॉरेन ब्रीड्स कहलाती है। ठीक है, तो हम ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स को क्या, एनिमल्स की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, एनिमल्स की जगह जहाँ पर रहते हैं, एनिमल्स का जो हैबिटेट बनाया जाता है फार्मिंग करने के लिए, वो हैबिटेट की सफाई किस तरीके से करनी चाहिए, एनिमल्स को डिजीज से कैसे बचाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैटल्स की ब्रीड्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कैटल फार्मिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं कैटल फार्मिंग। ठीक, अच्छा कल हमने एक लैक्टेशन पीरियड बताया था आपको। कल मैंने ब्रीड्स बताई थी कि मिल्क एनिमल्स होते हैं, ड्रॉट एनिमल्स होते हैं। मिल्क एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं और ड्रॉट एनिमल्स वो होते हैं जिनको कि लेबर के लिए रखा है, लेबर के लिए केयरिंग की जाती है उनकी, जैसे एग्रीकल्चर फार्म्स में उनको प्लोइंग करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है, लेबर के लिए, ओनली फॉर लेबर, तो वो कहलाते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, अभी मिल्क एनिमल्स और ड्रॉट एनिमल्स जो होते हैं, ये मिल्क एनिमल्स में मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए क्या होता है, मैंने आपको लैक्टेशन पीरियड बताया था कि लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है। जब काऊ या बफेलो किसी काफ को बर्थ देती है, उसके बाद का जो पीरियड होता है उसको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। लैक्टेशन पीरियड में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो क्या किया जाता है एक्चुअली कि इंजेक्शन लगाकर लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा दिया जाता है। 2 महीने का होता है लैक्टेशन पीरियड, तो 4 महीने का, 6 महीने का, इस तरीके से लैक्टेशन पीरियड को किया जा सकता है। तो लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाया जाता है जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका कमर्शियल यूज़ किया जाता है, फिर मिल्क का कमर्शियल यूज़ किया जाता है। तो पहले हम लोग लैक्टेशन पीरियड को लिखेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग ब्रीड्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। लैक्टेशन पीरियड, lactation period, it is the period of milk production, period of milk production, it is the period of milk production after the birth of a calf, after the birth of a calf. मिल्क प्रोडक्शन, इसके आगे लिख लीजिए, मिल्क प्रोडक्शन largely depends milk production largely depends on the duration of the duration of the lactation period, duration of the lactation period. We can increase the milk production, we can increase the milk production by increasing the lactation period, by increasing the
lactation period by increasing the lactation period. लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर दिया जाता है जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. So we can increase the milk production by increasing the lactation period. ठीक है. अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रीड्स ऑफ कैटल. इसको हटा देते हैं बेटा. ठीक है. लैक्टेशन पीरियड समझ में आ गया बेटा. लैक्टेशन पीरियड का मतलब है मिल्क प्रोडक्शन पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ द काउ. Breeds of cattle. ब्रीड्स ऑफ कैटल कौन कौन सी? इंडिजिनस इन इंडियन ब्रीड्स, इंडिजीनस और लोकल ब्रीड्स. इंडिजिनस और लोकल ब्रीड्स, एक तो होती है इंडिजिनस या लोकल ब्रीड या इंडिया की ब्रीड्स. दे आर सेलेक्टेड because of their high resistance to disease. High resistance to disease. एग्जाम्पल रेड सिंधी एंड साहिवाल. ये बताई थी बेटा. ब्रीड है ये काऊ की. रेड सिंधी एंड साहिवाल. रेड सिंधी और साहिवाल ये काऊ की ब्रीड है जिनको कि हाई रेजिस्टेंस डिजीज के लिए हाई रेजिस्टेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता है. चलिए अभी समझाते हैं इसको. दूसरी ब्रीड कौन सी, दूसरे टाइप की कौन सी होती है? एग्जॉटिक ब्रीड्स. एग्जॉटिक यानी बाहर की यानी फॉरेन. एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स. exotic or foreign breeds. They are selected because of their long lactation period. कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा. जर्सी एंड ब्राउन स्विस. जर्सी एंड ब्राउन स्विस. ठीक है. आगे लिख लीजिए. These two breeds can be crossbreed to get both the
to get both the desirable qualities in animals, both the desirable qualities in animals। देखिए क्या है एक्चुअली कि जो ब्रीड्स होती हैं, ये मैंने आपको बताया था बेटा कि ब्रीड्स जो होती हैं लोकल ब्रीड्स होती हैं और फॉरेन की ब्रीड्स होती हैं। इंडिजिनस ब्रीड्स और लोकल ब्रीड्स, ठीक है, इंडिया की ब्रीड है। एग्जॉटिक यानी फॉरेन ब्रीड यानी बाहर की, इंडिया से बाहर की फॉरेन कंट्री की ब्रीड है। इंडियन ब्रीड्स को क्यों सेलेक्ट किया था, आपको मैंने बताया था ना कि जिस तरीके से प्लांट्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हम लोग अपना डिजायरेबल कैरेक्टर चाहते हैं। देखिए सेम इसी तरीके से तो हम लोग प्लांट्स का पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, हमने पढ़ा था ना, जब वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ा था। जब वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ा था तब हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, तब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वैरायटी को इंप्रूव करना है तो एक ऐसे प्लांट, दो ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करना है जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज हो सकता है एक प्लांट ऐसा हो जिसमें कि बहुत सारी पॉड आती हो सकता है दूसरा प्लांट हमने जो सेलेक्ट करा हमारे डिजायरेबल करेक्टर, जैसा हम चाहते हैं वैसे करेक्टर वाले प्लांट को सेलेक्ट कर लेंगे और उनको क्रॉस करवा देंगे, यानी कि उनका फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है। इंडिया की ब्रीड जो होती हैं वो किस चीज के लिए अच्छी होती है, इंडिया की जो ब्रीड होती है ना कैटल की, इंडिया की जो ब्रीड्स हैं कैटल्स की, उसमें डिजीज के लिए रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होती है। हमें एनिमल्स में यही चाहिए कि कोई डिजीज ना लगे एनिमल्स को, ठीक है, तो हमें तो डिजीज पावर भी चाहिए, डिजीज को रेजिस्टेंस करने की पावर भी चाहिए एनिमल के अंदर, तो वो इंडिया की ब्रीड में। लेकिन इंडिया की ब्रीड मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाती है, ठीक। एक्सोटिक ब्रीड्स जो होती हैं दे आर सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। इंडिया के जो बाहर की ब्रीड्स होती हैं फॉरेन ब्रीड्स, उनमें एक क्वालिटी होती है कि उनका लैक्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, उनका लैक्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, जैसे कि वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होती हैं। ये फॉरेन की ब्रीड मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं, इंडिया की ब्रीड मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करती, लेकिन उनके अंदर डिजीज़ की पावर होती है, डिजीज़ को टॉलरेंट करने की डिजीज़ रेजिस्टेंट होती हैं, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं होती। हमें तो ये दोनों कैरेक्टर चाहिए। तो इंडिया की ब्रीड का डिजीज रेजिस्टेंस वाला करेक्टर और फॉरेन की ब्रीड का मिल्क प्रोडक्शन वाले करेक्टर हैं, दोनों के करेक्टर हमको, दोनों ही करेक्टर हमें एक ही काऊ के अंदर चाहिए, तो दोनों को करा दिया रिप्रोडक्शन, दोनों का रिप्रोडक्शन करवा दिया जाता है, जिससे कि जो नया काफ पैदा होता है या नई काऊ जो बनती है या नई बफेलो जो बनती है उसमें वो दोनों करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा करती है और उसका डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी अच्छी होती है। तो हमें दोनों कैरेक्टर्स एक में मिल गए, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बात समझ में आ गई बेटा। इंडिया की ब्रीड कौन सी, रेड सिंधी एंड साहिवाल। एक्सोटिक ब्रीड कौन सी, जर्सी एंड ब्राउन स्विस। These two breeds can be crossbred to get both the desirable qualities in animals. इन दोनों ब्रीड्स को क्रॉस करवा दिया जाएगा, तो जो क्रॉस मीन्स फर्टिलाइजेशन इन दोनों को करवा दिया जाएगा, तो जो नया बनेगा वो दोनों क्वालिटीज वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से ही कैटल्स की ब्रीड्स को बनाया जाता है, ठीक। देख लीजिए एक बार। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, हमें पढ़ना है फार्म मैनेजमेंट फॉर कैटल्स। किस तरीके से फार्म का मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि वहाँ जहाँ पर कैटल्स को रखा जाता है, काऊ बफेलो को रखा जाता है, वहाँ पर किस तरीके का हैबिटेट बनाना चाहिए जिससे कि वहाँ पर काऊ को सारी सुविधाएं मिल सके, और काऊ यानी कैटल्स को सारी सुविधाएं मिल सके और उन कैटल्स को कोई भी डिजीज ना लगे। साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ की सफाई करनी चाहिए, ठीक है ना, और उनको इंजेक्शन लगवाने चाहिए प्रॉपर, उनके खाने के लिए सही चारा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है। तो हम पढ़ेंगे अब फार्म मैनेजमेंट फॉर कैटल्स। फार्म मैनेजमेंट फॉर कैटल्स।
efficient farm management is essential for human farming better health of the animals, and production of clean milk. Production of clean milk. ठीक है ना? The measures for farm management are as follows. Number 1, proper cleaning and shelter facilities are required for cattle. Are required for cattle. ठीक है, और लिखेंगे अभी बेटा. ठीक है बेटा, तो प्रॉपर क्लीनिंग and shelter facilities are required for cattle. Next is regular brushing. Regular brushing should be done. Regular brushing should be done to remove dirt, and loose hair. Next is the cattle should be sheltered. The cattle should be sheltered in well ventilated roofed sheds. In order to protect them from rain, heat and cold. From rain, heat and cold.
the next is the floor of the cattle. The floor of the cattle. The floor of the cattle shed should be sloping. Should be sloping to keep it dry. To keep it dry and to facilitate cleaning. Facilitate cleaning. ठीक है, ये है बेटा फार्म मैनेजमेंट। किस तरीके से फार्म मैनेजमेंट किया जाता है कैटल्स के लिए। तो ये फार्म मैनेजमेंट है। क्या किया जाना चाहिए, देखिए, एफिशिएंट फार्म मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन फार्मिंग। बेटर हेल्थ के लिए एनिमल्स की, एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क। मिल्क भी साफ होना चाहिए। तो वो पूरा इस तरीके से हाउस बनाना चाहिए उनका, जहाँ पर कैटल्स को रखा जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा हो, कहीं भी कोई गंदगी ना हो, जिससे कि जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कोई गंदगी ना आ पाए। देन द मेजर्स फॉर फार्म मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। क्या क्या करना चाहिए वहां पर फार्म के लिए। प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर कैटल। प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग, सफाई होनी चाहिए एनिमल्स की भी और जगह की भी। ठीक है, रेगुलर ब्रशिंग शुड बी डन टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। रेगुलर ब्रशिंग होनी चाहिए एनिमल्स की। रेगुलर ब्रशिंग जिससे कि उनकी जो हेयर्स वगैरह होती है, गंदगी जो उनके ऊपर होती है वो सारी हट जाए, उनको साफ करना चाहिए, जिससे कि उनमें जो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे वो मिल्क में कोई भी गंदगी ना जा पाए। तो उनको बराबर रेगुलर ब्रशिंग करनी चाहिए एनिमल्स की। ठीक है, द कैटल शुड बी शेल्टर्ड इन well ventilated roof shade in order to protect them from rain, heat and cold. रेन, बारिश से सबसे बचाने के लिए शेड होना चाहिए इस तरीके का कि ऊपर रूफ शेड हो। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड शुड बी स्लोपिंग टू कीप इट ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। जो फ्लोर होता है कैटल के लिए वो बिल्कुल आपको मालूम है, स्लोप, आपने देखा भी, स्लोप ही होता है, स्लोप होता है वहाँ पर, जिससे कि गंदगी वगैरह जो भी हो, उनका एक्सक्रीटा हो या यूरिन हो, वो इस तरह से सफाई की जाए तो वो सीधे चला जाए, और उनका जो जहाँ पर वो लोग रहते हैं एनिमल्स, कैटल्स जहाँ पर रहते हैं, वो जगह बिल्कुल ड्राई रहे, सूखी रहे। तो ये सारे मैनेजमेंट हैं जो कि फार्म के लिए किए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है वहाँ पर उनको किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स को। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं फूड रिक्वायरमेंट फॉर कैटल्स। कौन कौन से फूड का रिक्वायरमेंट होता है कैटल्स को। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ा फार्म मैनेजमेंट फॉर कैटल्स। तो ऐसे ही सारे एनिमल्स, जिसके भी हमें एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ना, उनके सबके बारे में यही पढ़ना है, किस तरीके से उनको रखना है, उनको मैनेजमेंट करना है, उनको डिजीज से बचाना है। यही सारी चीजें बेटा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपको पढ़नी है। चलिए, फूड रिक्वायरमेंट ऑफ कैटल्स। फूड रिक्वायरमेंट ऑफ कैटल्स। Number 1, for maintenance food required to support the animal to live a healthy life, ठीक है।
दूसरा, किस तरीके का फूड चाहिए होता है? फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क, ऐसा फूड खिलाना चाहिए जिससे मिल्क प्रोडक्शन हो। फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क, the type of food required, the type of food required, the type of food required during the lactation period, during the lactation period। ठीक, अब कौन कौन से फूड चाहिए होते हैं, किस टाइप का देखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल फीड आर, एनिमल फीड आर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल फीड, कौन कौन से फीड चाहिए होंगे उनको, किस तरीके का खाना उनको खिलाना चाहिए, अभी बताते हैं बेटा। Different types of animal feed are, number A, roughage, roughage, this is largely fibrous, this is largely fibrous, containing low nutrients, containing low nutrients, containing low nutrients। जैसे कि एग्जाम्पल रफेज का बेटा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ग्रीन फॉडर, ग्रीन fodder, silage, hay and legumes। और दूसरा concentrates, they are low in fiber, they are low in fiber and contain high level of proteins, high level of proteins, high level of proteins and other nutrients, example cereals like gram and bajra, like gram and bajra। ठीक है, तो फूड रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस के लिए होता है, फूड प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। कौन कौन सा फूड चाहिए होता है? रफेज, रफेज किसको बोलते हैं बेटा? ग्रीन फॉडर और साइलेज। इसके अंदर क्या होता है? फाइबर तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं होते, तो फाइबर तो मिल गए इससे, रफेज से मिल गया फाइबर। और कॉन्सेंट्रेट्स जो होते हैं उसमें फाइबर तो होते हैं कम और प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि सीरियल्स है, ग्राम है, बाजरा है। ठीक है ना, ये खिलाया जाता है, ये खिलाया कंसंट्रेट्स को खिलाया जाता है प्रोटीन्स और विटामिन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए, रफेज को खिलाया जाता है फाइबर के लिए। तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी होती हैं मेंटेनेंस के लिए और मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे बेटा वो कैटल्स की डिजीजेस पढ़ेंगे। ठीक है, कैटल्स की डिजीजेस हमें पढ़नी है और कैटल्स की डिजीजेस अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा।